A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sudhapar Badalganj. Today we are going to discuss chapter 1, the living world. We were discussing that how living beings can be categorized separately from non-living beings. What are the properties by which living beings can be distinguished from the non-living beings, and that property defines that why living beings are considered as living beings. Another characteristic of life is metabolism. Before that, we have considered two criteria. First one was growth, and second one was reproduction. Third criteria we are going to discuss, that will be metabolism. All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बाहर से भले ही हम चाहे जैसे भी दिखे, अंदर हम किस चीज़ से बने हैं? केमिकल से। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारी बेसिक कंपोजिशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स साइज में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कई कैटेगरीज को बिलोंग कर सकते हैं। फंक्शन सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो अलग अलग है। अब ये कई रिएक्शंस की वजह से, जैसे अभी आगे चल के हम लोग इसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, ईएमपी पाथवे पढ़ेंगे, तो इन सबों में कैसे ग्लूकोज बनता है बॉडी में, उसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे प्रोटीन बनता है, और भी चीज़ों का बनना और ब्रेकडाउन होना, ये सब बॉडी में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें चलती रहती हैं। These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. तो ये जो conversions होते हैं, ये इनको क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी जैसे कि जो फूड हम लोग खाते हैं, फूड इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन जैसे हम उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इसी फूड से जो शुगर होता है उसका हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनती हैं और रिलीज़ होती हैं, बॉडी के वेरियस फंक्शंस में काम आती हैं। ठीक है, तो ऐसे हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस साथ में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ, हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है। बी दे unicellular or multicellular, or plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, तो यूनिसेलुलर में क्या आ गए? माइक्रोब्स आ गए, मतलब बैक्टीरिया हो गया या फिर अमीबा हो गया। इसके अलावा मल्टी सेलुलर कौन हो गए? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए। सब के सब मेटाबॉलिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए, सॉरी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे एक और डिस्टिंग्विश हो गया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems, and isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ये हम बॉडी से बाहर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में क्या करते हैं? केमिस्ट्री लैब में हम लोग रिएक्शंस करते हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये दोनों लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. तो मेटाबॉलिज्म लिविंग होने का एक डिफाइनिंग फीचर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हम इन विट्रो तरीके से, यानी इन विट्रो मतलब क्या होता है? जो हम लैब के अंदर जो चीज़ें करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है, जहाँ पे स्पर्म और एग को फ्यूज़ करा के फिर यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, या फिर इन विट्रो में प्लांट्स को भी ग्रो कराया जाता है जो हाइब्रिड्स होते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
इन विट्रो में जो भी रिएक्शंस हम कराते हैं वो क्या हैं, वो लिविंग रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि करवाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही लाइफ लिविंग होने का क्या है, डेफिनेशन है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological. तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो अपनी आसपास की जो सराउंडिंग होते, जो वातावरण होते हैं, उसको वो लोग सेंस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके बाद वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, केमिकल फैक्टर हो या बायोलॉजिकल फैक्टर हो, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलस का काम करते हैं, ये प्रोवोक करते हैं किसको, हमारे रिस्पॉन्स को। प्लांट रिस्पॉन्ड टू वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। यानी हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे महसूस करते हैं, हमारे पास जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं इनके बेसिस पर। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर्स के स्कैरसिटी में, वाटर के अबंडेंस में भी प्लांट के अंदर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, या बहुत कम डीम लाइट में क्या होता है, बहुत एक्सेसिव लाइट में क्या होता है, इसके अलावा बहुत हाई टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर में क्या होता है। अगर पेस्ट्स या पैरासाइट्स वगैरह प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, उस केस में प्लांट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है, या फिर पॉल्यूटेंट्स भी, प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स पे भी रिएक्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही एनवायरमेंट फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है, सारे के सारे माइक्रोब्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemicals entering their bodies. तो फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, एंड पीरियड मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक कोई प्लांट या एनिमल लाइट को रिसीव कर रहा है, इससे उनके रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वाया डिफरेंट सोर्सेज, जिनको कि हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी ईजिली एक्सेप्ट भी करती है। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उस एनवायरनमेंट को लेके अवेयर यानी सजग हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ पर है वो उसको पता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग डेंजर सिचुएशन में, हम लोग हैप्पी सिचुएशन में हैं, हम लोग किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इस सब चीज़ों के लिए हम कॉन्शियस है ना। तो कॉन्शियसनेस ही क्या है, लिविंग होने की अल्टीमेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी नॉन लिविंग कॉन्शियस नहीं है। आप एक पीस ऑफ जो टेबल है, एक वुड का जो टेबल होता है, उसे आप चाहे अंटार्कटिका में रखिए, चाहे डेजर्ट में रखिए, चाहे पानी के अंदर रखिए, चाहे धरती पे आप किसी भी पॉसिबल हैबिटेट में उसको रखिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ ये एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को इस नॉर्मल प्लेन लैंड के सिचुएशन से हटा के किसी कोल्ड टेम्परेचर में भेज दिया जाए, किसी हॉट वाटर के अंदर रहने के लिए भेज दिया जाए, किसी टेरेन रीजन में भेज दिया जाए, तो श्योरली हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को लेके रिएक्ट करेंगे। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. यानी कि जब हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर आते हैं
तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non living. तो सपोज कीजिए कोई एक पेशेंट है जो कि ब्रेन डेड हो चुका है. हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं सारे के सारे, यानी हमारे चलने का, उठने का, बैठने का, सोने का, ईच एंड एवरी सिंगल फंक्शन इज डिसाइडेड बाय आवर ब्रेन. जो लोग कोमा में होते हैं उनके ब्रेन्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं. दे डोंट फंक्शन. अगर फंक्शन करते होते तो वो कोमा में वो पेशेंट होता नहीं. ठीक है. अब ऐसे पेशेंट्स की सिर्फ सांसें चल रही हैं और लिविंग सपोर्ट के लिए इनको क्या होता है, इनको आर्टिफिशियल हार्ट दे दिया जाता है या फिर इनके लंग्स को सपोर्ट पे डाल दिया जाता है. तो ये पर्सन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है. उनको क्या पता कि आप कोमा में उनको चाहे किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में रखिए, चाहे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, चाहे आईसीयू में रखिए, चाहे रोड के ऊपर उनका जो बेड है उसको लगा दीजिए. उनको क्या पता कि वो कहाँ पे हैं. दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो ये जो पर्सन है जो कि कभी भी वापस से, अब फिल्म की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द टोटली मोस्ट अनबिलीवेबल सिचुएशन जहाँ पे वो 20 साल से 25 साल से कोमा के पेशेंट्स अचानक से ज़िंदा होते हैं. मे बी रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं बट बहुत रेयर केसेस में होती हैं. तो ऐसे लोग जो कि वापस से जिंदा होंगे या नहीं, दिस इज एन अनसर्टेन पॉइंट. वी डोंट नो दैट दे आर गोइंग टू बी अलाइव अगेन और नॉट. तो ऐसे लोगों को लिविंग कंसिडर करेंगे या नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. तो हम लोग को ये पता है कि लिविंग बींग्स के अंदर क्या होता है, सेल कम्युनिकेशन होता है. यानी सेल एक दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं, नेबर बाई सेल्स जो होते हैं. ठीक है. तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये किससे बने हुए हैं, सेल से. ठीक है. और सेल्स क्या हो रहे हैं, जो किसी भी टिश्यू को बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल है ये सब आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle. इसी तरह जो सेलुलर ऑर्गेनली होते हैं उनके जो मॉलिकुलर उनके अंदर जो मॉलिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है. इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, वो मॉलिकुलर कंपोनेंट्स जो कि ऑर्गेनली को खुद बनाते हैं. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. तो ये सब क्या है, जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स को लेवल में अरेंज करते हैं कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ती जाती है, तो ये फेनोमेना उस चीज़ में बहुत हेल्पफुल होती है. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी वो अपने जैसा एक न्यू इंडिविजुअल बना सकता है. वो इवॉल्व होता है. हम लोग बचपन में फ्रॉम द वूम टू ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, बाहर आते हैं, बेबी से इन्फेंट बनते हैं, इन्फेंट से किड बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, फिर ओल्ड होते हैं. सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं. हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत से फंक्शंस को अपनी लाइफ के अंदर. तो और इसके अलावा हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिएक्ट करते हैं. यानी जैसे मान लीजिए बहुत अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आइज़ में जा रही है, तो हमारी आइज़ क्या होती हैं, शट हो जाती है. या फिर गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर लिया, प्यास लग रही है, पानी पी लिया, या फिर कोई गर्म चीज़ है उसको टच करते ही हाथ हटा लिया. तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को हमारे रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारे लिविंग होने के सबूत हैं. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. तो बायोलॉजी किसकी कहानी है कि अर्थ पे जीवन की शुरुआत कैसी हुई,
कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बने, सिंपल टू मल्टी सेलुलर बने, तो कैसे कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, इसी की कहानी किसमें हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे, इस समय है और आगे वाले आने वाले टाइम में रहेंगे, सब एक दूसरे से लिंक्ड है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की वजह से, ठीक है। बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए अलग है, जैसे ह्यूमंस का डीएनए अलग है, मंकीज़ का डीएनए अलग है, प्लांट्स का डीएनए अलग है, बैक्टीरिया का डीएनए अलग है। अब आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, bird, your pets और other animals and plants। यानी कि अगर हम लोग अपने आसपास चारों तरफ नज़रें घुमा के देखें तो बहुत ढेर सारी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगी, चाहे वो हमारे घर में लगे हुए पौधे क्यों ना हो, इंसेक्ट्स क्यों ना हो, बर्ड्स क्यों ना हो, हमारे घर के पेट्स हों, या फिर अदर एनिमल्स या प्लांट्स जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हम लोग की बॉडी के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर, हमारे हर जगह एयर में, वाटर में, सॉयल में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं। अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन का जो साइज एरिया है उसको बढ़ा दें, अगर हम लोग अपने आसपास की जगह, जैसे कि अपने घर के आसपास के बजाय 10 किलोमीटर का रेंज ले लें, अगर 10 किलोमीटर के रेंज में भी ले, तो हमें कुछ तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने घर के आसपास से थोड़ी ज़्यादा ही दिख जाएगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. तो अब अपने घर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का एरिया जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज होते जाएंगी। इसी तरह अगर आपको एक डेंस फॉरेस्ट में जाने का मौका मिले, तो अगर आप डेंस फॉरेस्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वो हमारे घर के 10-20 किलोमीटर वाले एरिया से ज़्यादा वेरीड अमाउंट में हमें वहाँ पे मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। यानी आप जितने भी तरह के प्लांट देखते हैं, एनिमल देखते हैं, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो सब के सब क्या है, एक स्पीशीज़ है। जैसे आपके घर के पास पीपल का पेड़ हो सकता है, बनियान ट्री हो सकता है, तुलसी का पौधा हो सकता है, हिबिस्कस का हो सकता है, अशोक का ट्री हो सकता है। तो ये अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के होते हैं। इसके अलावा डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, या फिर एस हो गए, ये सब क्या है, काऊ हो गया, बफलो हो गया, बर्ड्स हो गए, जैसे मैना हो गए, पैरट हो गए, ये सब क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ये भी बता दिया। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि अभी तक जितनी स्पीशीज़ को डिस्कवर कर लिया गया है, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन में हो सकते हैं। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जितने भी प्लांट्स या एनिमल के स्पीशीज़ जिनके बारे में हमें पता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, वही क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो जैसे जैसे हम नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, कुछ पुराने, कुछ नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई होते रहते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो
लाखों की संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ लोकल नेम्स भी होते हैं, जैसे कि बड़हलगंज में किसी प्लांट का या एनिमल का कुछ लोकल नेम हो सकता है, बनारस में कुछ हो सकता है, मऊ गाजीपुर में कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें कई बार वैरी करती हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। तो जब यूपी में ही अगर सोचिए किसी एक चीज़ का इतना नाम होगा, तो यूपी में भी अभी भी 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरेटरीज़ हैं, फिर इंडिया के अलावा भी और भी कंट्रीज़ हैं। तो अगर लोकल नेम्स के हिसाब से देखा जाए तो ये हर प्लेस पे आपको अलग ही मिलेंगे। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो अब हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस की जो वैरायटी है, अब हम लोग उसको गुड़हल का फूल कहें या फिर कोई और फूल कहते हो अपने लोकल लैंग्वेज में। अब अगर अमेरिका में जाके कोई साइंटिस्ट कहे कि मुझे गुड़हल का फूल के बारे में बात करनी है, दे डोंट नो व्हाट द गुड़हल का फूल इज़, उन्हें हिबिस्कस पता है। तो अगर हम लोग ये कन्फ्यूज़न नहीं अवॉइड करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग कहीं और जाके इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम कोई बात करना चाहते हैं। Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाएं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसी स्टैंडर्ड नेम के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। जैसे कि मैंगो का जो बॉटानिकल नेम है वो क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। या फिर जो ह्यूमंस का होता है वो क्या होता है? होमो सेपियंस। तो आप चाहे इंडिया में रहें, चाहे अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, हर जगह ह्यूमंस को होमो सेपियंस कह के ही रिप्रेजेंट करेंगे, हर जगह मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका ही कहेंगे। तो यहाँ पे लोकल नेम से ज़्यादा ये स्टैंडर्डाइज नेम होते हैं, और इन स्टैंडर्डाइज नेम को रखने की ही जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. तो नॉमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का तभी पॉसिबल है जब आप ये जाने कि उस ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन किया गया वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर जैसे कि कोई प्लांट है, अगर उसके रूट जो है वो एडवेंटेशियस हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि उसका रूट जो एडवेंटेशियस है या उसका स्टोमेटा कुछ अलग तरह का उसके, या उसकी पत्तियां कुछ अलग तरह की हैं, उसकी जो स्टेम है वो थोड़ा डिफरेंट वुड का बना हुआ है, तो जब ये सब डिस्क्रिप्शन पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको किस क्राइटेरिया में डालेंगे? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स भी बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो उसका नेम तभी उससे अटैच हो पाएगा। यही करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.